वक्त सुबह का हुआ और अंशुल की नींद खुली। अंशुल ने घड़ी के वक्त को देखा और अपने पास बिस्तर पर सोई हुई भावना को जगाने की कोशिश करने लगा। भावना, ए भावना, अरे उठो ना यार, फटाफट नाश्ता बना दो मुझे। आज फिर लेट हो गया मैं, और तुम क्या अभी तक सोई पड़ी हो? चलो जल्दी करो। भावना से इतना कुछ कहकर अंशुल खुद तैयार होने के लिए चला गया। काफी सारा वक्त इसी तरह से गुजर गया और इसके बाद अंशुल ने जब वापस अपने कमरे में आकर देखा तो भावना अभी भी बिस्तर पर आराम से सोई पड़ी थी। ये देखकर अंशुल को उस पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर अंशुल उसे कुछ ना कहकर अपनी ड्यूटी के लिए निकल गया। सुबह 11 बजे पुलिस स्टेशन। रजत ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अंशुल की टेबल पर रखते हुए कहा, अब तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। हर्ष के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही है कि उसने सुसाइड किया है। मतलब कातिल इतना ज्यादा स्मार्ट निकलेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। क्या कमाल से कत्ल किया है। साला कोई कह ही नहीं सकता कि ये मर्डर केस भी हो सकता है। अंशुल ने सुनकर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को पढ़ने के बाद कहा, क्या ही कर सकते हैं अब यार, आजकल के ये कातिल लोग भी काफी होशियार हो गए। ये लोग पहले हॉलीवुड की फिल्में देखते थे और फिर जाकर किसी का कत्ल करते हैं। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। यार मेरे कहने का मतलब ये है कि इतनी चालाकी से कत्ल करने की इंस्पिरेशन इन्हें हॉलीवुड फिल्मों से ही आती होगी। तुमने कभी हॉलीवुड की फिल्में नहीं देखी क्या? अरे वो लोग ऐसे ही अपना बहुत ज्यादा दिमाग खर्च करके फिल्में बनाते हैं और हमारे इंडियन क्रिमिनल भाई उन्हें ही फॉलो करते हैं। इसलिए इतनी सावधानी से ये लोग अपने काम को अंजाम देते हैं कि पुलिस तक इन लोगों को पकड़ने में नाकामयाब हो जाती है। हाँ, सही कहा। अब क्या करना है हर्ष के केस में? आई थिंक हमें अभी इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं करनी चाहिए। हमें अभी और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है हो सकता है शायद हम इस केस की तह तक कभी पहुंच जाएं। तुम क्या कहते हो अंशुल? हाँ, शायद मुझे भी अब तो यही लगता है कि ये एक मर्डर केस है। कातिल ने काफी समझदारी से कत्ल को अंजाम दिया है। उसने अपने बचाव के सारे तरीकों को अपनाया है और ये सीन क्रिएट करने की कोशिश की है कि ये एक मर्डर केस नहीं बल्कि सुसाइड केस है। हाँ बिल्कुल, हमें एक बार फिर से हर्ष के घर पर जाकर जांच पड़ताल करनी चाहिए और साथ ही आसपास की जगहों को भी अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अंशुल भी ये सुनकर अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। बाहर जाते हुए कहने लगा, हाँ तुम ठीक कहते हो। रामनिवास, गाड़ी निकालो। और इसके बाद वो सब लोग हर्ष के घर जा पहुंचे। रजत और अंशुल दोनों ने जाके घर को फिर से अच्छे से देखना शुरू किया। रजत हर्ष के बाथरूम में क्राइम सीन को देखकर सोच रहा था और अंशुल हर्ष के बेडरूम में जाकर उसकी चीजों को चेक कर रहा था। हालांकि दोनों को वहां कुछ भी नहीं मिला और दोनों वापस बरामदे में आ खड़े हुए। दोनों के बीच फिर से केस को लेकर बातचीत शुरू हो गई। कुछ नया? नहीं सर, पर सर क्राइम सीन को देखकर मुझे एक ख्याल आया। बोलो। सर जैसा कि हमने हर्ष की डेड बॉडी को पड़े हुए देखा था, क्या आपने उसकी कलाई पे ध्यान दिया था? तब रजत की ये बात सुनकर अंशुल ने अपने दिमाग पर जोर देते हुए कहा, मैंने हर्ष की डेड बॉडी को काफी अच्छे से देखा तो था, लेकिन फिलहाल मुझे ज्यादा कुछ नहीं याद आया। क्या हुआ? रजत वहां से जाते हुए बोला, एक मिनट सर, मैं आता हूँ। और फिर इसके कुछ मिनट बाद ही वापस आ खड़ा हुआ। रजत के हाथ में अब कुछ तस्वीरें भी थी, जिसे देखकर अंशुल उससे सवाल करने लगा। ये क्या है? रजत ने एक तस्वीर अंशुल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, सर ये हर्ष की कटी हुई कलाई की तस्वीर है। आप जरा हर्ष की कलाई पर जो घाव है उसे ध्यान से देखिए। सर मैंने काफी पढ़ा है सुसाइड के बारे में और मुझे इसके बारे में काफी अच्छी जानकारी भी है। तो सर जहां तक मेरा कहना है, एक इंसान जब ह्यूमन ब्रेन लेवल से भी काफी ऊपर स्ट्रेस में होता है, यानी हद से ज्यादा डिप्रेस्ड होता है, तब वो सुसाइड करने जैसा काम करता है। और सर सुसाइड करते वक्त वो इंसान सिर्फ उसी चीजों के बारे में सोचता रहता है जिसकी वजह से वो डिप्रेस्ड होता है। इसके अलावा उसे किसी भी बात की इतनी ज्यादा फिक्र नहीं रहती। तो इससे तुम क्या साबित करना चाहते हो और क्या समझाना चाहते हो मुझे? यस सर, मैंने आपको जो तस्वीर दी है उसमें हर्ष की कलाई पर जो घाव है वो बहुत ही गहरा है, जबकि एक इंसान को अपने हाथ की नस काटने के लिए एक हल्का सा कट देना ही काफी होता है और उसे अपनी जान लेने के लिए सिर्फ एक ही कट की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप इस तस्वीर में ये हर्ष की कलाई पर जो घाव है उसे ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर्ष की कलाई पर एक की बजाय
काफी सारे कट मौजूद हैं और ये इतने गहरे हैं सर कि इन्हें देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि हर्ष ने खुद चाकू से ये कट मारे होंगे। रजत की बात सुनकर अंशुल ने फिर उस तस्वीर को गौर से देखा और कहा, हाँ यार, हमने तो यहाँ पर ध्यान ही नहीं दिया। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। यही नहीं सर, ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये हर्ष के सर की है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार हर्ष को सर में शायद कोई ट्यूमर भी था, जिसकी वजह से उसके सर पर हल्की फुल्की चोट लगने की वजह से वो बेहोश भी हो जाता था। अंशुल ने दूसरी तस्वीर भी देखते हुए कहा, ओह माय गॉड, और इसी का फायदा कातिल ने उठाया होगा। पहले हर्ष को उसने कोई चोट मार के बेहोश किया होगा और उसके बाद ये सारा सीन क्रिएट किया होगा। क्यों, मैंने सही कहा ना रजत? हाँ सर, ऐसा हो सकता है, लेकिन कमाल की बात यह है कि हर्ष के सर पर ताजा कोई भी चोट का निशान मौजूद नहीं पाया गया है। फिर ये सब कातिल ने किया तो किया कैसे? अंशुल अभी रजत की इस बात का जवाब देता ही कि इतने में उसका मोबाइल जोरों से बजने लगा। अंशुल ने साइड में जाते हुए रजत से कहा, तुम एक काम करो, इस बीमारी के बारे में हर्ष के मम्मी पापा और मोहल्ले वालों से पूछताछ करो, देखो कि वो क्या कहते हैं। मैं तब तक एक कॉल अटेंड करके आता। ओके? रजत से इतना कहकर अंशुल साइड में आकर कॉल पर बात करने लगा। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलो भावना, क्या हुआ? वो मैंने आपसे कल रात भी ठीक से बात नहीं की और फिर सुबह भी आपकी बातों को इस तरह से इग्नोर कर दिया। उसके लिए आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर पता नहीं कुछ दिनों से मेरा मन बहुत खराब हो रहा है। मुझे घर में भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा और इसी वजह से मेरी तबीयत भी कुछ दिनों से बहुत ज्यादा खराब है अंशुल। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, तुम दवाई लेकर आराम करो। मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, फिक्र मत करो। ओके? हाँ ठीक है, लेकिन मेरी पूरी बात तो सुनिए। हाँ बोलो फटाफट, मैं दरअसल बहुत बिजी हूँ आज। क्या हर वक्त ड्यूटी ड्यूटी? अरे कभी कभी मेरी भी कोई बात सुन लिया कीजिए। हाँ ठीक है, अब बोलो। वो मुझे अपने घर जाना है कुछ दिनों के लिए, तो क्या मैं जाऊँ आज ही? बस यही पूछ रही थी मैं आपसे, प्लीज जाने दीजिए। हाँ, पर अचानक से ऐसे कोई बात है तो बताओ मुझे, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ सच्ची, बस मुझे मम्मी पापा की बहुत ज्यादा याद आ रही है और शायद इसी वजह से घर पर भी मेरा दिल नहीं लग रहा। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, प्रॉमिस। वो सब तो ठीक है भावना, लेकिन माँ की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, फिर तुम्हारे बाद उन्हें भी परेशानी है और मेरी वजह से तो परेशानी होगी ही होगी। नहीं, उनसे मैंने पूछ लिया है, आप उनकी फिक्र मत कीजिए। आप खाली ये बताइए कि मैं जाऊं या नहीं। ओके फाइन, मैं अभी थोड़ी देर में घर पर आ रहा हूँ, फिर आकर बात करते हैं। मैं बस यहीं था हर्ष के घर पे, आता हूँ अभी, बाय। और इतना कहकर अंशुल ने कॉल कट कर दिया, जबकि हर्ष का नाम फिर से सुनकर भावना के दिल में एक अजीब सा डर वापस जाग उठा।